डिप्रेशन पे। तो आज का हमारा टॉपिक है एंगुलर इंटरव्यू क्वेश्चन सेकंड पार्ट। जो पहले पार्ट में हमने 10 क्वेश्चन देखे थे उसकी वीडियो मैंने पहले भी अपलोड करके रखी है और मैं उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, तो आप उस पे भी जाके देख सकते हो। ठीक है, तो आज आगे की हम 10 क्वेश्चन देखेंगे और ये जो क्वेश्चंस मैंने प्रिपेयर किए हैं आपको एक जगह पे कहीं पे नहीं मिलेंगे। आप बहुत सारे जो चैनल आप सर्च करोगे उस वहाँ पे आपको अलग-अलग वीडियोज़ मिलेगी, पर एक जगह पे कुछ नहीं मिलेगा। मैंने वीडियो प्रिपेयर किया है, मेरे प्रीवियसली जो इंटरव्यू दिए हैं, मैंने उसके बेसिस पे ये सारे क्वेश्चन निकाले हैं, तो आपको इससे बहुत-बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। मैंने बहुत डिटेलली क्वेश्चंस प्रिपेयर किए हैं, तो आप प्लीज़ बने रहिए लास्ट तक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरी वीडियोज़ पहुँचा सकूँ, उनकी हेल्प कर सकूँ। ठीक है? तो आज का चलो टॉपिक स्टार्ट करते हैं पाइप से। व्हाट इज़ अ पाइप एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स वी आर यूजिंग इन एंगुलर। तो पाइप्स क्या है और उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पाइप्स क्या है एंगुलर में जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है? आपको पाइप्स तो पता होगा, पाइप्स के 2 टाइप्स है, एक तो प्योर पाइप एंड इम्प्योर पाइप यू आर यूजिंग इन एंगुलर। ठीक है? तो उसकी डिटेल जानते हैं। तो a pipe is a way to data passed from one part to program to another in a streamlined manner, much like a water flows through a physical pipe. Pipes are powerful tool that allow you to transport data before displaying it in a template. तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे देखिए तो एक पाइप है, फिजिकल पाइप है, उसमें हम वाटर पास करते हैं, वाटर स्ट्रीम करते हैं। तो उसमें आप देखा होगा कि आपने एक जगह पे पास किया तो दूसरी जगह पे वो पानी निकलता है, जैसे हम पाइप में फ्लो करते हैं वैसे ही है। अगर हम पाइप यूज़ करेंगे तो हमारा जो स्ट्रिंग है, हमारी जो इंट है, उसको हम ट्रांसलेट कर सकते हैं अदर में, अपर केस में, लोअर केस में। वैसे तो हम इनबिल्ट पाइप भी है, इनबिल्ट है, जैसे पाइप हम अपर केस, लोअर केस है, वैसे भी कस्टम पाइप्स हम यूज़ कर सकते हैं। बट उसके जो प्योर डिफरेंट टाइप्स है, वो है प्योर एंड इम्प्योर पाइप्स। ठीक है? और ये पावरफुल टूल है, जो हम टेम्पलेट पे यूज़ करते हैं हमारे ट्रांसफॉर्म डेटा को ट्रांसफर करने के लिए। तो pure pipe only runs when the data it uses changes completely, like when you replace an array an object with new ones. Does not run a small update inside the same object or array, making it faster and more efficient. दोस्तों प्योर का मतलब यही है कि वो प्योर चेंज को ही करता है, मतलब डायरेक्टली हम समझ लें कि वो डिटेक्ट करता है इनपुट वैल्यूज को, लाइक प्रिमिटिव वैल्यूज लाइक स्ट्रिंग, नंबर, बूलियंस, जैसे प्रिमिटिव वैल्यू से उनको ट्रांसफ़ॉर्म करने का काम करता है। लाइक हमने टेम्पलेट पे यूज़ किया कि कुछ अपर केस को लोअर केस में करना है, लोअर केस को अपर केस में करना है, कुछ नंबर है उसको करेंसी में कन्वर्ट करने हैं, तो वो सारे पाइप्स क्या होता है, इनबिल्ट पाइप्स सारे वो प्योर पाइप्स हैं। उसका चेंज जो है एवरी डिटेक्शन पे नहीं होता। जब भी हम कुछ इनपुट में वैल्यू चेंज करेंगे, जहाँ पे हमने कुछ पैराग्राफ वगैरह लिया है, वहाँ पे हमने पाइप यूज़ किया, वहीं पे अगर कुछ चेंज आता है, तो वो चेंज हमारा डिटेक्ट करेगा, ठीक है? इनपुट वैल्यूज़ की जगह पे। तो वही है हमारा प्योर पाइप, ठीक है? और impure pipe is run every time something in your app changes, even if the data it uses has not changed. It useful for handling the update and same object of array, and but it slow down your app if overused. दोस्तों वही है, इम्प्योर पाइप्स क्या करता है कि एग्जीक्यूट होता है एवरी चेंज पे। जब जब भी हमारे डिटेक्शन हमारा चेंज होता है, जैसे भी हमने ऑन क्लिक किया मेथड, जैसे ऑन बटन पे क्लिक किया, जैसे हमने फंक्शन पे क्लिक किया, फंक्शन फंक्शन पास किया और कुछ भी हमने उसमें चेंज किया, तो उस पे डिटेक्ट क्या होगा, इम्प्योर पाइप्स डिटेक्ट होगा। ठीक है? प्योर पाइप क्या होता था, वैसे भी हमने इनपुट फील्ड में अगर हम चेंज करते हैं, अगर इनपुट फील्ड में हमने पाइप यूज़ करते हैं, तो उस पे जो डिटेक्ट होता है, वो चेंज करता है इनपुट लेवल पे, ठीक है? बट हमारा इम्प्योर पाइप है, वो एग्जीक्यूट करता है एवरी चेंज पे। तो ये दोनों डिफरेंस है इसके। तो और मैं उसकी जो अगर एग्जांपल दूँ, लाइक अ प्योर पाइप इज़ लाइक अ काम फ्रेंड हू ओनली रिएक्ट्स व्हेन समथिंग बिग हैपेंस। प्योर पाइप मतलब एक शांत स्वभाव का एक लड़का है, जो रिएक्ट करता है कुछ बड़ा होने के बाद, ठीक है? लाइक इफ यू वांट टू रिप्लेस वर्ड लिस्ट विद अ कंप्लीटली न्यू वन, जब आप पुरानी लिस्ट को एक कंप्लीटली न्यू लिस्ट के साथ रिप्लेस करना चाहते हो, तो इट डज़ नॉट केयर अबाउट स्मॉल चेंजेस इनसाइड द लिस्ट। दिस इज़ मेक इट फास्टर बिकॉज़ ओनली चेक व्हेन समथिंग मेजर चेंजेस, जब भी मेजर चेंजेस आता है, तब भी है रिफ्लेक्ट मारता है, मतलब माइनर्स के लिए इतना मतलब केयर नहीं रखता। बट हमारी इम्प्योर पाइप्स एक एक जो ओवर एक्टिंग फ्रेंड है, जो भी हर चीज़ पे रिएक्ट करने की उसको शौक रहता है। लाइक इम्प्योर पाइप इज़ लाइक एन ओवर एक्टिव फ्रेंड हू रिएक्ट टू एवरीथिंग, इवन स्मॉल चेंजेस इनसाइड द लिस्ट, लाइक एडिंग और रिमूविंग ऑन आइटम। इट चेक्स constantly even if nothing has changed, which make it slower it if uses too much। समझ रहे हो? ठीक है? एग्जांपल देखें प्योर पाइप का, तो देखो इफ यू गिव द प्योर पाइप एज़ लिस्ट लाइक 1 2 3 हमने लिस्ट पास की, इट विल ओनली डू इट्स वर्क इफ यू रिप्लेस इट कंप्लीटली न्यू लिस्ट। अगर हमने जब भी हमने 1 2 3 से साथ रिप्लेस करने की कोशिश की 4 5 6, तभी ये रिएक्ट करता है, ठीक है? इम्प्योर पाई का अगर देखें, तो इम्प्योर पाई अगर 1 2 3 है तो रीचेक करेगा, अगर आपने 4 भी ऐड करना चाहते हैं तो वो पूरा रीचेक करेगा कि आपने 1 2 3 4 ही करा लेकिन नहीं डाला। तो आप देख सकते हो, ये मैंने सिंपल तरीके से आपको एक्सप्लेन किया है। वैसे तो पाइप का भी जो एक्सप्लेनेशन है वो समझने में डिफिकल्ट होता है हमेशा, बट आप बोल सकते हो कि प्योर पाइप इज अ डिटेक्ट अ चेंज इन इनपुट वैल्यूज, लाइक अ चेंज इन प्रिमिटिव वैल्यूज लाइक अ स्ट्रिंग, नंबर एंड बुलियन।
or object references. Okay, and impure pipe execute on every change detection cycle need when detect change within object or transform. like आप ये बता सकते हो, ठीक है। तो एग्जांपल देखें, ये सारे जो ये सारे जो इनबिल्ट पाइप्स है, डेट पाइप है, उसको अगर डेट में कन्वर्ट करना है आज को तो वो डेट में कन्वर्ट करके देगा। अपर केस तो आपको अपर केस में कन्वर्ट करके देगा। लोअर केस है तो आपको कुछ भी हेलो की वर्ड है उसको भी लोअर केस में कन्वर्ट करके देगा। अगर करेंसी चाहिए तो आपको करेंसी, आपको यूएस डॉलर में चाहिए तो यूएस डॉलर में आपके जो इंडियन रुपीज है वो कन्वर्ट करके देगा। अगर डेसिमल में चाहिए तो डेसिमल भी कन्वर्ट कर देगा। परसेंटेज चाहिए तो परसेंटेज में चेक करेगा। ये सारे जो इनबिल्ट पाइप्स है उसकी अलग अलग फंक्शनलिटी है, आपके यूज के हिसाब से आप यूज कर सकते हो। उसको प्योर पाइप भी आप बोल सकते हो, ठीक है। और आप देख सकते हो जो एग्जांपल है पाइप का, जो है कस्टम पाइप्स। ये सारी थी इनबिल्ट पाइप्स थी, और ये सारी थी कस्टम पाइप्स थी जो हमने हमारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमने खुद बनाया, ठीक है। तो ये कस्टम पाइप्स है। तो इसमें देख सकते हो आप, ट्रांसफॉर्म करके एक फंक्शन है। आपका पूछेंगे इंट्रो में कि आप जब भी कस्टम पाइप क्रिएट करते हो तो वहाँ पे कौन से फंक्शन आपका क्रिएट होता है, तो आप बोलना कि ट्रांसफॉर्म करके एक फंक्शन बनता है और उसमें हम इनपुट पैरामीटर्स पास करते हैं, जैसे कि वैल्यू, हमने स्ट्रिंग वैल्यू कुछ पास किया और हमने रिटर्न किया स्प्लिट करके। हमें यहाँ पे रिवर्स करना है ऑपरेशन, स्प्लिट करके हम रिवर्स करेंगे और ज्वाइन कर देंगे। तो ये सारा ऑपरेशन हमारा रिवर्स का है, उसके लिए हमने नेम किया रिवर्स करके। जब भी हम पाइप कॉल करेंगे तो रिवर्स करके हम कॉल करेंगे, तब ये कॉल हो जाएगा हमारा पाइप इंटरनली, ठीक है। तो हमारा कस्टम पाइप हुआ। ये सारे जो यूज हुए इनबिल्ट पाइप हुए, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हेलो वर्ड को अपर केस में करा है और अपर केस में हमने हे करके निकाला है। तो हे करके निकालने के लिए सारा ऑपरेशन हमने, और ये इसको जो हमारा टू पाइप्स यूज हो रही है यहाँ पे, ठीक है। टू पाइप्स हो रही है यूज, तो टू पाइप्स वाले भी आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आप ऐसे उसको आंसर दे सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे हमारा जो टुडे की डेट है उसको डीडे एमएम एंड वाई में करना है, तो ऐसे भी हम फॉर्मेट के हिसाब से हम चेंज कर सकते हैं उसको। तो आप नीचे देख सकते हो कि हमारे जब भी यहाँ पे हमने नेम किया एग्जांपल इम्प्योर पाइप का, एग्जांपल है इम्प्योर पाइप का, और हम यहाँ पे प्योर प्योर किया है फॉल्स। यहाँ पे प्योर फॉल्स किया है मतलब ये इम्प्योर पाइप है। यहाँ पे प्योर इक्वल टू ट्रू किया है मतलब ये प्योर पाइप है, और फॉल्स है तो इम्प्योर पाइप है, ठीक है। तो यहाँ पे सारा जो जो एग्जांपल है ट्रांसफॉर्म का, रिटर्न ट्रांसफॉर्म वैल्यू ये सेम होगा इम्प्योर के लिए भी, पाइप के लिए भी। बट यहाँ पे डिपेंड करेगा कि आपको कौन से इस पे इसको रिएक्ट करना है। अगर आपको चेंज करना है एवरी डिटेक्शन साइकिल पे, कुछ भी अगर डिटेक्ट होता है, आपने कुछ भी बटन क्लिक किया, आपने कुछ भी चेंज किया, जहाँ पे भी आपको चेंज पे अगर डिटेक्ट करना है तो आप इम्प्योर वाइप करिए। आप उसको प्योर को फॉल्स कर दीजिए, वो एवरी साइकिल पे डिटेक्ट करेगा। बट आप प्योर अगर ट्रू करोगे यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा कि आपका जो इनपुट वैल्यू है उस पर ही डिटेक्ट करेगा। जैसे प्रिमिटिव टाइप से स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन जैसे यहाँ पे यूज है, उस पर वो डिटेक्ट करेगा, ठीक है। तो यही डिफरेंस है प्योर इम्प्योर का आशा करता हूँ कि आपको ये टॉपिक समझ में आया हो। बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ज़्यादा तो क्रॉस क्वेश्चन इस पे ही होते हैं हमारे, और क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं कि प्योर पाइप और इम्प्योर पाइप क्या है। तो आपको याद रखना है कि प्योर और इम्प्योर पाइप क्या है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हाउ डू यू मैनेज राउटिंग इन एंगुलर, आप राउटिंग कैसे मैनेज करते हो एंगुलर में, ठीक है। तो पहले तो आपको एंगुलर राउट सेटअप करना है, ठीक है। तो और सेट करने के बाद मतलब आपको ng ऐड एंगुलर राउटर करके आपको उसका पैकेज डाउनलोड करना होता है, ऐड करना होता है, ठीक है। आप ऐड कर दिए तो आपको वो जो ऐप मॉडल में आपको राउट डिफाइन करना होता है। डिफाइन करने के बाद जो आपका HTML में राउटर आउटलेट करके आता है, वो राउटर आउटलेट क्या करता है, आपके जितने भी जैसे एचटीएमएल हो वो राउट करके लेता है। आपने एचटीएमएल फाइल देखी होगी, जैसे भी एचटीएमएल फाइल आप देखोगे तो उसमें हमारा राउटर आउटलेट रहता है। तो राउटर आउटलेट क्या करता है कि जिसमें भी रिडायरेक्ट करता है हमारे एचटीएमएल डॉम को इसके अंदर, राउटर आउटलेट के अंदर। तो ये हमें 3 चीज़ पहले सेट करके लेनी है। फिर उसके बाद हमको लिंक्स ऐड करके देनी है। हमारी राउटर लिंक क्या करती है, राउटर लिंक अगर होम और अबाउट ये दोनों कंपोनेंट है, होम कंपोनेंट और अबाउट कंपोनेंट। अगर अगर होम कंपोनेंट पे अगर राउटर लिंक पे वहाँ पे नेविगेशन होता है, नेविगेशन एज टैब जैसे टैब रहते हैं या ऐसे लिंक रहती है, उस पर क्लिक करोगे तो जहाँ पे होम कंपोनेंट रहेगा उसको कंपोनेंट को लोड कर देगा है। और अबाउट कंपोनेंट रहेगा तो अबाउट पे लोड करेगा, मतलब अबाउट का पेज लोड कर देगा, अबाउट के पेज पे जाएगा। राउटर लिंक मतलब राउट करेगा वहाँ पे पेज के, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो नीचे हमने पैरामीटर भी पास किया है प्रोफाइल के अंदर यूजर आईडी करके। तो आप इससे भी राउटर लिंक में पैरामीटर पास कर सकते हो। आपको अगर आईडी की जरूरत है आप ऐसे ही पास कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो आप राउटर पैरामीटर पास कर सकते हो। तो जैसे यूजर आईडी करके पास किया, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि हमने वो जो पैरामीटर पास किया यूजर आईडी, उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, नहीं क्या। तो उसको हम एक्टिवेट राउट किया। राउट एक्टिवेट राउट मतलब जैसे भी हमने ऑथराइजेशन के लिए यूज होता है हमेशा। जैसे भी हमने JWT टोकन यूज किया है, हमने यूज स्टोर किया, हमारा यूजर ऑथेंटिकेट हो गया है। तो उसको स्टोर करने के बाद हमारा यूजर ऑथेंटिकेट होगा तो ऑथोराइज भी करने की जरूरत होगी। तो यूजर को उस फंक्शन का एक्सेस है कि नहीं उसको चेक करने के लिए हम एक्टिवेट राउट यूज करते हैं। तो एक्टिव राउट क्या करेगा, दिस राउट पैरेंट्स डॉट सब्सक्राइब, मतलब इस राउट में जो भी पेरेंट्स है मतलब जो भी पैरामीटर्स है, तो उसको सब्सक्राइब करने का काम क्या करेगा, ये करेगा। तो उसमें पेरेंट्स में जो भी आईडी करके
जो भी होगा यूजर आईडी करके जो भी होगा तो आईडी वो फेच कर लेगा, ठीक है। तो एसेस द राउट पैरामीटर्स, देखो राउट पैरामीटर्स, जो भी राउट में हमने पैरामीटर्स भेजे हैं उसको एसेस करने के लिए ये यूज होता है, ठीक है। सेकेंडली, लेजी लोडिंग मॉडल्स। लेजी लोडिंग मॉडल्स क्या होता है, जैसे कि हमको जो हमेशा जो लोड करना है वही लोड करना है। जैसे कि हमने स्टूडेंट कंपोनेंट चाहिए, स्टूडेंट कंपोनेंट ही लोड होना चाहिए, हमारा स्टूडेंट मॉड्यूल ही लोड होना चाहिए, तो हम लेजी लोडिंग यूज करते हैं ताकि वो अलग दूसरा मॉड्यूल लोड ना करे। मतलब ज्यादा मॉड्यूल अगर एक साथ लोड करेगा तो उसको टाइम लगेगा नहीं, तो आपको उसकी जरूरत है वही मॉडल वो लोड करे, इसलिए हम लेजी लोडिंग यूज करते हैं। और लेजी लोडिंग यूज करने के टाइम पे हम भी जो जो यूज करते हैं वो लोड चिल्ड्रंस करके यूज करते हैं, लोड चिल्ड्रंस करके, ठीक है। तो लोड चिल्ड्रंस यूज किया और फ्यूचर डॉट मॉडल यूज किया, और फ्यूचर डॉट मॉडल मतलब इसको लोड करने के बाद ये सिर्फ फ्यूचर मॉडल ही लोड करेगा, ठीक है। अदर्स मॉडल लोड नहीं करेगा, तो आपको उसकी जरूरत है वही लोड करेगा। तो लेजी लोडिंग इंप्लीमेंट करने के लिए हमें लोड चिल्ड्रंस की जरूरत पड़ती है। तो ये ध्यान में रखना कि आपको लेजी लोडिंग करने के लिए क्या क्या जरूरत होता है, आपको पूछेगा तो आपको लोड चिल्ड्रन देखना है कि लोड चिल्ड्रन यूज करते हैं, ठीक है। तो दिस विल लोड द फीचर मॉडल ओनली व्हेन द यूजर नेविगेट टू फीचर। द गार्ड राउट्स को गार्ड करने के लिए हमारा ऑथ गार्ड यूज होता है, कैन एक्टिवेट मतलब ऑथराइजेशन के लिए हमारा ये यूज होता है, ठीक है। हमने ऑथराइज किया और जो JWT टोकन के हिसाब से हमने JWT टोकन वैलिडेट किया, और ऑथेंटिकेट होने के बाद हमें ऑथोराइज करना है। और स्पेसिफिक फंक्शन हमारा ऑथोराइज है क्या, उसके लिए हम ऑथ गार्ड यूज करते हैं, उसके लिए हम कैन एक्टिवेट यूज करते हैं, कैन एक्टिवेट फंक्शन यूज करते हैं। और कैन एक्टिवेट में देखते हैं कि हमारा यूजर ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है। अगर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो हम उसको रिटर्न कर देंगे लॉगिन के पेज पे, और ऑथेंटिकेटेड है तो हम उसको उस पेज का एक्सेस दे देंगे जो उसको देखना है। तो हम ये जहाँ पे इंप्लीमेंट करेंगे वहाँ पे कंपोनेंट को और क्लास फंक्शंस को आपको एक पर्टिकुलर यूजर को एक्सेस देना है या नहीं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा ऑथगार्ड। हमारे चाइल्ड राउट्स हो गए हैं। यहाँ पे चाइल्ड राउट्स में देख सकते हो आप, यूजर कंपोनेंट है, यूजर कंपोनेंट के अंदर चिल्ड्रन है, चिल्ड्रंस में प्रोफाइल सेटिंग है, अदर अदर कंपोनेंट। तो हमारे चाइल्ड राउट हो गया। हमें नेविगेट करना है तो नेविगेट करने के लिए भी है राउटर डॉट नेविगेट एंड अबाउट। आपको एक पेज से अलग पेज में राउट करना है इंटरनली विदाउट क्लिकिंग, तो आप ये राउटर डॉट नेविगेट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डबल स्टार यूज किया है पाथ में, तो आप पेज नॉट फाउंड। अगर आपने यहाँ पे स्लैश अबाउट करके डाला है तो अबाउट के कंपोनेंट पे जाएगा, ठीक है। बट आपने यहाँ पे स्लैश करके ABC कुछ भी नेम दे दिया जो कंपोनेंट अवेलेबल ही नहीं है अपने इसमें एंगुलर में, हमारे एंगुलर एप्लीकेशन में, तो ये डायरेक्टली डबल स्टार क्या करेगा कि ये पेज नॉट फाउंड कंपोनेंट ये लोड करके देगा, ठीक है। तो ध्यान में रखना है बाय डिफॉल्ट पेज ही रहता है, ठीक है। हमने ये क्वेश्चन देखा कि हाउ डू यू पास आईडी थ्रू द यूआरएल, जो हमने पहले ही देखा कि आईडी कैसे पास करनी यूआरएल थ्रू। ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि आपने राउट डिफाइन कर दिया, राउटिंग मॉडल में राउट डिफाइन कर दिया, ऐसे राउट डिफाइन कर दिया हमने और उसमें पास कर दिया हमने आईडी, ठीक है। यहाँ पे देखो पाथ में आईडी पास किया हमने यूजर कंपोनेंट के, ठीक है। और सेकंड हमने पैरामीटर पास किया, हमने यूआरएल दे दी और उसमें 1 2 3 स्लैश करके मैनुअली डाल दी, ठीक है। मैनुअल डालने के बाद आप उसको ऐसे लाइकली देख सकते हो यहाँ पे यूजर आईडी हमने स्ट्रिंग इक्वल टू नल ले लिए, नल नहीं चाहिए हमें और स्ट्रिंग चाहिए वैल्यू, ठीक है। और हमारे कंस्ट्रक्टर में हमने एक्टिवेट राउट कर दिया। मैंने बताया कि हम यूजर ऑथेंटिकेट है कि नहीं चेक करने के लिए हम एक्टिवेट राउट यूज करते हैं, ठीक है। तो और NG-ONIT के हिसाब से हमने राउट में जो भी आईडी है पैरामीटर है उसको हमने फेच कर लिया यहाँ पे यूजर आईडी के थ्रू। तो यहाँ पे ऐसे हम फेच कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारा TS फाइल है, TS फाइल में हम ऐसे फेच कर सकते हैं हमारे राउट को, क्योंकि बस हमने भेजते समय उस पाथ में हमने आईडी भेजनी है ऐसे, ठीक है। तो वैसे भी हम यूजर आईडी के हिसाब से हम फेच कर सकते हैं, ठीक है। तो हम प्रोग्रामिंग मतलब कोडिंग के हिसाब से हम कैसे पास कर सकते हैं, नेविगेट कैसे कर सकते हैं आईडी को, ठीक है। तो कोडिंग के हिसाब से हम आईडी को अगर पास करना है, अगर हमने आईडी लिया गेट टू यूजर, हमने आईडी ले लिया यूजर से और राउटर डॉट नेविगेट में जैसे भी इंटरनली हमें नेविगेट करना है, राउटर करनी है, तो हमने स्लैश यूजर और आईडी पास कर दिया और उसके बाद क्या किया हमने यूज कर लिया। उसके बाद ये जो हमने देखा था ये स्टेप मैनुअल था और ये हमने कोड थ्रू पास किया है। तो ये दोनों टाइप से हम ऐसे हम डेटा फेच कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि हम राउटर में हम पास कर सकते हैं हमारे आईडी डायरेक्टली यूजर स्लैश और हमने दो 2 डॉट देके हम आईडी पास कर सकते हैं, कोलन देके हम आईडी पास कर सकते हैं और कोडिंग थ्रू भी हम नेविगेट में हम आईडी पास कर सकते हैं। तो आपका ये आंसर होगा, ठीक है। हमारे यहाँ तक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्म्स इन एंगुलर एंड डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिव एंड टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म्स। जो हमारे एंगुलर्स में दो फॉर्म्स यूज होते हैं, टेम्पलेट ड्रिवन और रिएक्टिव फॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको अगर पूछा जाए कि कौन से फॉर्म्स हम यूज करते हैं, कितने टाइप्स के फॉर्म हम यूज करते हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए टेम्पलेट और रिएक्टिव फॉर्म्स हम एंगुलर में यूज करते हैं। तो टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म क्या है, तो फॉर्म structure and logic define a HTML template like directive ng model ng form and ng submit, more declarative, simple to use for small forms, angular handles for creation and automatically। दोस्तों टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म जो होता है ना, उसको ना टेम्पलेट साइट से ज्यादा मैनेज होता है। जैसे कि हमने HTML यूज किया है, बैकएंड में हमारा TS रहता है, तो HTML साइट्स पे जो भी हमारा वर्क रहता है HTML साइट्स पे होता है, HTML साइट पे होता है, ठीक है। जैसे कि
हमें वैलिडेट करना है तो हम एचटीएमएल साइट पे करेंगे, अगर हमें डेटा लेके जाना है तो वो भी एचटीएमएल साइट पे करेंगे। और जो हमारा टेम्पलेट ड्रिवन फॉर्म है वो हमारे स्मॉल एप्लीकेशन यूज होता है, स्मॉल फॉर्म के लिए यूज होता है। जहाँ पे भी आपको स्मॉल लॉजिक लिखना है या स्मॉल लॉजिक पे आपको काम करना है, आप एक टेम्पलेट फॉर्म लो। और अगर रिएक्टिव फॉर्म पे आपको कॉम्प्लेक्स चीजों पे काम करना है तो आप रिएक्टिव फॉर्म लो। अगर आपको बैकएंड में ज्यादा मॉडिफिकेशन चाहिए, बैकएंड से आपको पूरा डेटा आपको हैंडल करना है, तो आप रिएक्टिव फॉर्म सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो इनके एलिमेंट भी अलग अलग है। इसमें एनजी मॉडल यूज किया है, टेम्पलेट ड्रिवन में एनजी मॉडल, एनजी फॉर्म और एनजी सबमिट यूज किया है। तो एनजी मॉडल हमारे टू वे बाइंडिंग है, जो हमारे डेटा फ्रंट एंड से बैकएंड, बैकएंड से फ्रंट एंड पास करता है। और एनजी फॉर्म हमारा क्या करता है, एनजी फॉर्म हमारा फॉर्म का नाम रहता है, और उसके सबमिट पे हम फॉर्म का पूरा जो डेटा रहता है ना, वो उसके वेरिएबल पे हम, वो फॉर्म के वेरिएबल पे हम सेट करके हमारे जो सबमिट पे हम जो माई फॉर्म डॉट वैल्यू करके सारा का सारा डेटा जो हमारा फॉर्म का एक साथ हम सिलेक्ट करके हम बैकएंड में भेज सकते हो। ठीक है, तो वैसे भी हमारा जो रिएक्टिव फॉर्म्स है उसमें फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म आर यूज होता है। तो आप देख सकते हो बहुत सारे एग्जांपल आपको मिल जाएंगे इसके। बट फॉर्म कंट्रोल, फॉर्म ग्रुप, फॉर्म आर हमारा रिएक्टिव फॉर्म पे यूज होता है, जो बैकएंड में हम उसको अच्छे से डिक्लेयर कर सकते हैं या उसको डेटा सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारा रिएक्टिव फॉर्म और टेम्पलेट ड्रिवन का यही एक डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो ज्यादा मैं आपको आगे डिफरेंस बताता हूँ और। ठीक है, तो आपके देख सकते हो यहाँ पे, तो फॉर्म्स में हमने एनजी फॉर्म लिया, और एनजी सबमिट पे हमने यूजर फॉर्म की डॉट वैल्यू, मतलब जो हमारा पूरा फॉर्म की वैल्यू हम एक साथ सेट करके हम भेज सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे रिक्वायर है जो वैलिडेशन हमने फ्रंट एंड पे भी वैलिडेशन लगाया है, एचटीएमएल साइट पे वैलिडेशन लगाया है, और हमने जो नेम, यूजर नेम, ईमेल और टेक्स्ट करके ये सारी हमने प्रॉपर्टीज डिफाइन कर दी हमने, और टाइप सबमिट कर दिया। तो सबमिट, जब भी आप बटन सबमिट करोगे ना, तो उसके सबमिट पे पूरा जो ये डेटा है जो हमारा फॉर्म पे चला जाएगा। ठीक है, तो रिएक्टिव फॉर्म का आप देख सकते हो कि इसमें फॉर्म ग्रुप बना हुआ है, इसमें अलग से आईडी बना होता है एनजी फॉर्म का, और इसका ही आईडी करके, यूज फॉर्म का यूज करके आप पूरा डेटा आप उठा सकते हो फॉर्म का। बट यहाँ पे फॉर्म ग्रुप लिया है तो यूजर फॉर्म ग्रुप और फॉर्म कंट्रोलर नेम, ईमेल, यूजर नेम दिया है, तो ये फॉर्म कंट्रोलर नेम के हिसाब से आप वैलिडेशन लगा सकते हो बैकएंड में। ठीक है, तो इसका जो काम हो रहा है ये हमारे हमारे जो एचटीएमएल साइट पे नहीं हो रहा है, हमने सिर्फ सबमिट का बटन दिया है। हमारा सबमिट पे जो भी हमारा काम होगा वो पीछे वाले फंक्शन पे होगा, ऑन सबमिट का फंक्शन पे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने यूजर फॉर्म लिया, जो हमने नाम लिखा था फॉर्म ग्रुप का, तो फॉर्म ग्रुप बनाया, फॉर्म ग्रुप में हमने वैलिडेशन रिक्वायर का वैलिडेशन लगाया, और ईमेल का वैलिडेशन लगाया हमारे ईमेल पे, और हमने ऐसे बना के दे दिया। तो आप ऐसे बैकएंड से सारी चीजें हैंडल कर सकते हो रिएक्टिव फॉर्म्स में। बट हमारे टेम्पलेट जो है, हम सारा जो काम हमारा एचटीएमएल साइड पे होता है। ठीक है, तो ठीक है, तो हमारे डिफरेंस देख लो कि हमारे टेम्पलेट ड्रिवन और रिएक्टिव फॉर्म में क्या होता है। हमारे देखो कि टेम्पलेट ड्रिवन स्मॉल फॉर्म्स के लिए काम आता है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स और स्केलेबल डायनामिक फॉर्म्स के लिए काम आता है रिएक्टिव फॉर्म्स। डेटा बाइंडिंग हमारी टू वे रहती है एनजी मॉडल थ्रू, और यहाँ पे एक स्प्लिट फॉर्म स्टेट ऑब्जेक्ट रहता है जो हमारे पीछे से हैंडल होता है, हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, सारा वो उधर से ही हैंडल होता है बैकएंड से। ठीक है, डिफिकल्ट टू टेस्ट होता है टेम्पलेट ड्रिवन, एंड ये इजियर रहता है रिएक्टिव, क्योंकि हम सारा जो काम करते हैं वो बैकएंड से करते हैं, और इस टू वे की वजह से स्लोअर रहता है, बट इसमें फास्टर रहता है फॉर्म्स। और आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे जो एलिमेंट क्या क्या यूज़ करते हैं, हम जो डायरेक्ट यूज़ करते हैं एनजी मॉडल, यहाँ पे यूज़ करते हैं फॉर्म ग्रुप, फॉर्म कंट्रोल। तो ये स्मॉल डिफरेंस है, तो आप गो थ्रू कर सकते हो इन सारे को, और बहुत सारी आपको इंटरनेट पे इसके रिलेटेड चीज़ें भी मिल जाएगी। बट या आपको होते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, ठीक है, ऑथेंटिकेशन कैसे हैंडल कर सकते हैं, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन कैसे हैंडल कर सकते हो और कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने प्रोजेक्ट में। ठीक है, तो ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन टाइपली हैंडल द यूजिंग सर्विसेज, राउट गार्ड एंड टोकन्स थ्रू, हम वो सारी चीज़ों को हम हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, किसके यूज से, सर्विसेज, राउट गार्ड और टोकन के यूज से हम ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन इंप्लीमेंट कर सकते हैं हमारे एंगुलर एप्लीकेशन में। तो पहले ऑथेंटिकेशन देखते हैं। तो ऑथेंटिकेशन मतलब आपको एक यूजर की आइडेंटिटी आपको चेक करनी है उसके लॉगिन के बेसिस पे कि यूजर हमारे एप्लीकेशन एक्सेस कर सकता है कि नहीं कर सकता है। जैसे हमारे लॉगिन पेज पे हम एक्सेस करते हैं कौन से भी एप्लीकेशन को। ठीक है, तो उसमें हमें इम्प्लीमेंट करना होता है, लॉगिन एपीआई हमें चाहिए, तो उसमें जेडब्ल्यूटी टोकन चाहिए, जैसे कि जेसन वेब टोकन चाहिए हमें। उसमें हम लोकल स्टोरेज, सेशन स्टोरेज यूज़ करते हैं। जेसन वेब टोकन को हमें स्टोर करना होता है हमारे क्लाइंट साइड पे। तो जेसन जैसे लोकल स्टोरेज है, हमारे लोकल स्टोरेज हमारे मशीन के जो रैम में स्टोर करता है लोकल स्टोरेज में, जो हम उसको कैचे क्लियर करने के बाद ही डिस्ट्रॉय होगा, नहीं तो वो डिस्ट्रॉय नहीं होता। ठीक है, तो सेशन स्टोरेज हमारा जो ब्राउजर का टैब हम क्लोज भी करते हैं तो तब भी हमारा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो ये डिफरेंस है दोनों के बीच, और दोनों की साइज भी डिफरेंस है। जैसे कि शायद लोकल स्टोरेज हमारे 4 KB के आसपास होता है, और सेशन स्टोरेज भी हमारे केबी के आसपास होता है, बट उसमें डिफरेंस स्टोरेज का। ठीक है, तो इंटरसेप्टर हमारा एवरी रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, मतलब जब भी हमारा रिक्वेस्ट कोई भी हमारे एप्लीकेशन थ्रू जाती है या रिस्पॉन्स हो जाती है तो हमारे इंटरसेप्टर द्वारा ही उसको होके ही जाती है। तो इंटरसेप्टर में हम जेडब्ल्यूटी टी टोकन रहता है हमारा, उसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारा यूजर आइडेंटिफिकेट है कि नहीं है, और एरर भी हम उस पर ही हम सेट कर सकते हैं। तो इंटरसेप्टर हमारा ग्लोबल लेवल पे हमारा सेट होता है, जो भी हमारी रिक्वेस्ट आती है या रिस्पॉन्स जाती है हमारा इंटरसेप्टर थ्रू ही जाती है। तो इंटरसेप्टर पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और आपको पूछेगा क्योंकि इंटरसेप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और बेसिक है बहुत ज़्यादा। ठीक है,
तो एन ऑथराइजेशन मतलब आपको एक पर्टिकुलर यूज़र को और रिसोर्स को एक्सेस देने के लिए परमिशन देनी है, तो उसके लिए हम ऑथराइजेशन यूज़ करते हैं। तो ऑथराइजेशन के लिए हम जेडब्ल्यूटी टोकन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो उसमें हम राउट गार्ड यूज़ करते हैं, तो राउट गार्ड यूज़ करने का मकसद यही है कि हमें जो भी रिसोर्स का एक्सेस देना है, तो वहाँ पे राउट गार्ड लगा दो और वहाँ पे चेक करना है कि यूज़र ऑथेंटिकेट किया है कि नहीं किया है। तो ऑथेंटिकेट है, तो हम उसको रिसोर्स को एक्सेस दे देंगे, या आपने पीछे भी मैंने बताया कि ऑथ गार्ड कैसे करते हैं ऐसा करके, तो आप गो थ्रू कर सकते हो उसको, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे लॉगिन क्रेडेंशियल्स, यूज़र नेम पासवर्ड हम भेज रहे हैं और यहाँ पे क्रेडेंशियल पास कर दिए और यहाँ पे आप देख सकते हो लोकल स्टोरेज का उसमें हम सेट करना है। हम टोकन सेव करते हैं, ऐसे ही हम सेव करते हैं टोकन। बट ये जो हमारा जो पूरा प्रोसेस होता है, हमारा जो इंटरसेप्टर में होता है, ठीक है? इंटरसेप्टर में हम लोकल स्टोरेज सेट कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि पहला जो स्टेप होता है वो इंटरसेप्टर थ्रू ही जाता है, जो भी हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स भेजते हैं वो इंटरसेप्टर थ्रू जाता है, ठीक है? तो ये हुआ। और आपको टोकन चाहिए, तो आप लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करके टोकन ले लो और उसको यूज़ करो। अगर टोकन ट्रू टोकन है तो आप रिटर्न कर दो कुछ, और नहीं है तो आप लॉगिन पे नेविगेट कर दो, ठीक है? ये सिंपल ऑथेंटिकेशन करने के लिए हमारा यूज़ होता है, ठीक है? और मैंने बोला था कि राउट गार्ड यूज़ होता है कि हमें चेक करना है टोकन है कि नहीं टोकन है। हम लोकल स्टोरेज में हमने सेट तो कर दिया, फिर उस टोकन को लेना है, टोकन है कि उसमें कुछ टोकन है तो रिटर्न करना है, नहीं तो उसको नेविगेट कर देना है, ठीक है? तो आप देख सकते हो नीचे कि राउट कैसे करना है ऐसा करके। तो आपको अगर आधार यूज़ करना है तो आपको जो भी हमारा राउट है वो उसके आगे हमें कैन एक्टिवेट करके राउट आधार करके लिखना है, तभी हमारा आधार हमारा कंपोनेंट के साथ इम्प्लीमेंट होता है, ठीक है? जेडब्ल्यूटी टोकन क्या है? जेडब्ल्यूटी टोकन का हमारा लॉन्ग फॉर्म है जेसन वेब टोकन, ठीक है? और इस कॉम्पैक्ट सिक्योर वे टू ट्रांसफर इन्फॉर्मेशन बिटवीन टू पार्टीज, टाइपिकली क्लाइंट एंड सर्वर। जो हमारे टू पार्टीज के मतलब इसकी टिप्स मैं बता दूं आपको कि जब भी हम लॉगिन करते हैं यूजर नेम पासवर्ड हमें देते हैं उस लॉगिन पेज पे, तो वो हमारा जो एपीआई मतलब जो भी सर्वर को हिट होता है बैकएंड में, वो यूजर नेम पासवर्ड लेके जाता है। यूजर नेम पासवर्ड और क्रॉस वेरीफाई करता है कि यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट है। तो करेक्ट है तो वो एक उसकी तरफ से एक जेडब्ल्यूटी टोकन बना के देता है इंक्रिप्शन में। और वो टोकन बनने के बाद वो हम रखते हैं कहाँ पे, सेशन स्टोरेज और लोकल स्टोरेज में हम स्टोर करके रखते हैं हमारी मशीन पे। तो मशीन पे रखने के बाद वो टोकन हम यूज करते हैं हमारे ऑथोराइजेशन के लिए और ऑथेंटिकेशन के लिए एप्लीकेशन के, ठीक है? तो ये स्टेप सिंपल है, और हम रिप्लेस टोकन भी लेके आते हैं। कई बार अगर हमारा टोकन एक्सपायर होता है तो वो रिप्लेस टोकन बेच के हम सर्वर को बेचते हैं, और उसके बदले में हमें एक नया टोकन मिलता है और उसके साथ रिप्लेस टोकन भी मिलता है, ठीक है? तो जेडब्ल्यूटी टोकन में 3 डिफरेंट से पार्ट रहते हैं, जैसे कि हेडर, पेलोड और सिग्नेचर। हेडर जो हमारा रेड पार्ट में रहता है, उसमें रहता है एल्गोरिथम यूज़ होता है और कौन-सा टाइप का टोकन है वो उसकी इन्फॉर्मेशन रहती है, और पेलोड में हमें यूज़र की इन्फॉर्मेशन रहती है, और सिग्नेचर में हमारे हेडर और पेलोड दोनों को मिला के जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको एन्क्रिप्टेड फॉर्मेट में सिग्नेचर में रखा जाता है। हम जो यूज़र जो भी सर्वर है क्रॉस वेरीफाई कर सके, या जो भी एप्लीकेशन है क्रॉस वेरीफाई कर सके कि टोकन वैलिडेट है कि नहीं है, ठीक है? तो पहले हेडर देखते हैं, ठीक है? हीटर में देखो एल्गोरिथम यहाँ पे HS256 जो है टाइप का एल्गोरिथम, कौन से टाइप का है, जेडब्ल्यूटी टाइप का टोकन है हमारा। मतलब टाइप का ऑथराइजेशन जो भी है हीटर है वो भी है, ठीक है? और पेलोड में हमारी यूजर की इन्फॉर्मेशन स्टोर होती है, जैसे कि नेम, सब्जेक्ट और एडमिन। ट्रू है एडमिन है तो ट्रू है, एडमिन नहीं है तो फॉल्स है, तो उसको हम ऑथराइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं हमारे पेलोड को, ठीक है? तो सिग्नेचर में देख सकते हो आप, सिग्नेचर में यहाँ पे पेज 64 में कन्वर्ट किया है ईडर की जो भी वैल्यू है वो। ईडर में एल्गोरिथम टाइप जो भी है, और उसको प्लस डॉट करके हमारी बेस 64 यूआरएल का पेलोड में जो भी वैल्यू, पेलोड मतलब यूजर की इन्फॉर्मेशन, और उसके साथ जो भी सीक्रेट, सीक्रेट मतलब एक यूनिक की हम जो भी सर्वर को प्रोवाइड करते हैं हमारी तरफ से, लाइक हमने रख दिया 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6 हमारा हो गया सीक्रेट, मतलब ताकि दूसरा कोई भी यूजर है जो हमारे जेडब्ल्यूटी टोकन को डिक्रिप्ट ना कर सके। तो डिक्रिप्ट करने के लिए ये सीक्रेट रहता है ना, वो लगता है। तो 1 2 3 4 5 6 डालोगे तो हमारा ये पूरा जो कोड है डिक्रिप्ट हो जाएगा, ठीक है? तो ये अलग से रहता है, ठीक है? तो और देखो ऐसा रहता है हमारा जेडब्ल्यूटी टोकन। तो ये आगे वाला हो गया हमारा हेडर रेड वाला, ब्लू वाला हो गया हमारा पेलोड, और ग्रीन वाला हो गया हमारा सिग्नेचर। तो ऐसे ही हमारा ये मिलता है, ठीक है? अगर ये आप कॉपी करके पेस्ट करोगे ना ब्राउजर पे, तो आपको जेडब्ल्यूटी की टोकन की वेबसाइट रहती है, वहाँ पे जाके आप ये इसकी वैल्यूज देख सकते हो सारी, ठीक है? चलो आगे चलते हैं। प्रॉमिस और ऑब्जर्वर में क्या डिफरेंस है? ये आपको आपको पता है कि प्रॉमिस हमारी और ऑब्जर्वर हमारा सिंक्रोनस असिंक्रोनस डेटा के साथ हमारा काम करता है। और जैसे कि प्रॉमिस हमारी एक सिंगल वैल्यू इमिट करता है और ऑब्जर्वर मल्टीपल वैल्यूज इमिट करता है। और प्रॉमिस हमारा नॉट लेजी है और ऑब्जर्वर हमारा लेजी है, उसको सब्सक्राइब करना पड़ता है तभी हमारा ऑब्जर्वर का डेटा हमें मिल सकता है, ठीक है? और प्रॉमिस हमारा कैंसिल नहीं हो सकता, ऑब्जर्वर हमारा कैंसिल हो सकता है, और ऑब्जर्वर के साथ बहुत सारे ऑपरेटर हमें मिलते हैं, लेकिन मैप
फॉर ईच, फिल्टर, रिड्यूस, रेट्राई, रेट्रा व्हेन ईटीसी, इतने सारे ऑपरेटर्स मिलते हैं। प्रॉमिस के साथ भी मिलते हैं पर लिमिटेड रहते हैं, बट ऑब्जर्व के साथ आपको बहुत सारी आपको ज़्यादा फंक्शनलिटी मिल जाती है, क्योंकि एडवांस है और आपका ईजी टू हो जाता है और ईजी टू यूज़ भी हो जाता है। तो आप इसका ये बेसिक डिफरेंस है दोनों का, तो आप गो थ्रू कर सकते हो इसको सारे को, ठीक है? तो इसके कुछ पॉइंट्स है प्रॉमिस के, जैसे कि हमने अगर प्रॉमिस स्टार्ट किया तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है इमीडिएटली उसके क्रिएट होने के बाद, ठीक है? और सिंगल वैल्यू इमिट करता है, सेकंड पॉइंट है सिंगल वैल्यू इमिट करता है, ठीक है? और कैंसिलेबल भी नहीं है, आपने स्टार्ट किया तो उसको कैंसिल नहीं कर सकते, ठीक है? और चेनिंग भी है, तो चेनिंग में हम यूज़ कर सकते हैं लाइक डॉट डेन, डॉट कैच मेथड्स हम हैंडल कर सकते हैं, रिस्पॉन्स और एरर के लिए हम ये जो सारी मेथड्स है यूज़ करते हैं हमारे प्रॉमिस के साथ, ठीक है? तो ऑब्जर्वर हमारा लेज़ी हो गया है, उसको सब्सक्राइब की ज़रूरत होती है, तभी हमें वो डेटा प्रोवाइड करके देता है। और हमारा ऑब्जर्वर मल्टीपल वैल्यूज़ इमिट करता है, कैंसेलेबल भी है, और क्या होता है कि उसके साथ पावरफुल ऑपरेटर भी प्रोवाइड करके देता है, मैप, फ़िल्टर, रेट्राई टू एंटर डेटा स्ट्रीम, और आरएक्सजेएस लाइब्रेरी है, पार्ट ऑफ आरएक्सजेएस लाइब्रेरी ऑब्जर्वेबल, ठीक है? तो ये सारे बेसिक डिफरेंस है, तो आप इसको गो थ्रू कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, बहुत बार पूछा जाता है। आपको इंटरव्यू देना है, अगर आप फ्रेश हो या एक्सपीरियंस हो, ये टॉपिक मोस्ट आता है कि आपको पता है कि नहीं इसके रिलेटेड कुछ ऐसा करके, ठीक है? तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल एंड सब्जेक्ट, प्रोवाइड द एग्जांपल्स, ठीक है? तो दोस्तों मैं यही आपको डिफरेंस बताऊंगा इसका कि ऑब्जर्वेबल हमेशा जो होता है, जो भी हमारा ऑब्जर्वेबल का डेटा रहता है ना, वो लिसनर रहता है ऑब्जर्वेबल। जो ऑब्जर्वर हमारा जो डेटा हमारा रखता है, जब भी हम बैकएंड को फेच करते हैं तो ऑब्जर्वर क्या करता है, ऑब्जर्वर हमारा डेटा वो स्टोर करके रखता है, एक ऑब्जेक्ट में रखता है। तो उसको सब्जेक्ट मतलब उसको एक तो हमें सब्सक्राइब करना पड़ता है, और एक टाइप का हमारा ऑब्जर्वर क्या होता है, हमारा लिसनर है, ठीक है? और ऑब्जर्वर क्या है, हमारा सेंडर है, और ऑब्जर्वर हमारा लिसनर है। तो डेटा लिसन करता है जो भी हमारा ऑब्जर्वर उसको देता है, ठीक है? तो उसके लिए हमारे उसमें अलग से ऑपरेशन है, नेक्स्ट वैल्यू टू हैंडल द ईच मीटर वैल्यू। उसको अगर हमारे ऑब्जर्वर का डेटा हमें फेच करना है तो हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे, अगर एरर आता है तो एरर करेंगे, और पूरा ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो हम कंप्लीट करके देंगे, ठीक है? और ऑब्जर्वेबल तो आपको पता ही है जो मैंने बताया आपको, ठीक है? और सब्जेक्ट का क्या है कि सब्जेक्ट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ऑब्जर्वेबल, एक टाइप का ऑब्जर्वेबल ही है फ्रॉम आरएक्सजेएस लाइब्रेरी, अलाउज वैल्यूज टू मल्टीकास्ट टू मेनी ऑब्जर्वर्स। मतलब जो हमारा ऑब्जर्वेबल है, ठीक है? यार बोलने में बोल, ठीक है? तो क्या करता है ऑब्जर्वेबल कि हमारा सिंगल वैल्यू इमिट करता है, मतलब मल्टीपल वैल्यूज इमिट करता है, बट एक ही ऑब्जर्वेबल करता है, एक ही करता है, ठीक है? बट हमारा सब्जेक्ट क्या करता है, मल्टीपल ऑब्जर्व्स को हैंडल करता है, ठीक है? तो ऑब्जर्वर होता है सिंगल ऑब्जर्वर देखता है, और ऑब्जर्व सब्जेक्ट रहता है जो मल्टीपल ऑब्जर्वर देखता है, ठीक है? तो सब्जेक्ट कैन हैंडल हैव अ मल्टीपल सब्सक्राइबर्स, सब्जेक्ट हैव अ मल्टीपल सब्सक्राइबर्स, बट ऑब्जर्वर का क्या होता है कि एक ही सब्सक्राइबर रहता है, ठीक है? एंड व्हेन यू न्यू वैल्यू इज इमिटेड ऑल सब्सक्राइबर रिसीव द सेम वैल्यू, ठीक है? तो ज़्यादा सब्सक्राइबर रहते हैं तो ऑल सब्सक्राइबर को सेम वैल्यू मिलती है, ठीक है? तो चलो देखते हैं। देखो आप ज़रूर देख सकते हो आपकी कैसे इम्प्लीमेंट करना है ऐसा करके। तो और ऑब्जर्व का देख सकते हो आप, सब्सक्राइब करना पड़ता है ऑब्जर्वर को, ठीक है? तो हमने यहाँ पे सब्सक्राइब किया है, उसकी वैल्यू फेच की है सारी की जो चाहिए हमें वैल्यू, और सब्जेक्ट लिया है, तो सब्जेक्ट में देख सकते हो कि हमने मल्टीपल सब्सक्राइब यूज़ किया है, और उसके जो आउटपुट आएगा यहाँ पे, तो आपका आउटपुट आएगा हेलो हेलो वर्ड वर्ड करके, ठीक है? ये हेलो हेलो क्यों आएगा पता है? यहाँ पे सब्जेक्ट डॉट नेक्स्ट करके हमने हेलो किया है ना, तो यहाँ पे दोनों की जगह पे हेलो पास होगा, और हेलो ही आपको सब्सक्राइबर 1 हेलो, सब्सक्राइबर 2 हेलो, फिर नेक्स्ट टाइम आपका अगर सब्जेक्ट ने वर्ड भेज रहे हो तो उसके टाइम पे भी वही सेम वैल्यू देगा, ठीक है? तो ये दोनों डिफरेंस है, आपको ये कॉमन इन्फॉर्मेशन मतलब ये पता होनी चाहिए, और ये आपको पूछती है कि सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जर्वर क्या है, ऑब्जर्वर क्या है, ठीक है? तो आपको गो थ्रू करना है एक टाइम, ठीक है? RxJS क्या है? What is the properties? Reactive extension for JavaScript is a library for managing reactive programming using observable. It is enables developer to work with asynchronous data streams and perform the operation like mapping, filtering, merging stream of data. RxJS is widely used in Angular for handling the HTTP request, event stream and more. तो RxJS हमारा रिएक्टिव एक्सटेंशन है फॉर जावास्क्रिप्ट का। तो अभी जावास्क्रिप्ट की कुछ भी लाइब्रेरीज आपको अगर लग रही है हमारे एंगुलर्स में, तो हम उसको RxJS के साथ यूज़ कर सकते हैं। जैसे भी असिंक्रोनस डेटा के साथ हम अगर डील कर रहे हैं तो उसमें RxJS हमारी हेल्प करता है, ठीक है? हमारे डेटा को हमारे स्ट्रीम करने के लिए या डेटा को फेच करने के लिए हमारे असिंक्रोनसली, ठीक है? तो उसमें हमारे ऑपरेटर्स सारे हैं, आपको पता है, ऑब्जर्वर पता है क्या है? ऑपरेटर्स देख सकते हो कि आप माप, मैप, फिल्टर, मर्ज है, सब्सक्रिप्शन क्या है आपको पता है? ऑब्जर्वर के स्ट्रीम को डेटा सुनने के लिए हमारा सब्सक्रिप्शन यूज़ होता है। विदाउट सब्सक्रिप्शन हमारा कुछ भी नहीं चलता। अगर हॉटस्टार हो गया, जियो सिनेमा, अगर उसकी अगर आपको वीडियो देखनी है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ता है, राइट? तो वैसे ही हमारे ऑब्जर्वर का डेटा अगर आपको देखना है तो आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्जेक्ट क्या एक स्पेशल टाइप का ऑब्जर्वर है, जो हमारा मल्टीपल सब्जेक्ट हमारा मल्टीपल ऑब्जर्वर हमारा लेता है एक टाइम पे, और मल्टीपल हम रिकॉर्ड इमिट कर सकते हैं एट वन टाइम, ठीक है? मल्टीकास्टेड पर्पस, ठीक है?
आपको डेटा फेच करना है एंगुलर एप्लीकेशन में, तो कैसे करोगे? यूजिंग एपीआई, ठीक है? तो आपको एक एंगुलर एंगुलर एप्लीकेशन सेटअप करनी है, आपको पता है कैसे सेट करते हैं, तो आप देख सकते हो स्टेप यहाँ पे, इंजीनियर करके आप एप्लीकेशन बना लो, ठीक है? और उसके बाद आपको इंपोर्ट करनी है एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल, आपको इंपोर्ट करना है ऐप मॉड्यूल में, आप इंपोर्ट कर लोगे, ठीक है? तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपको वैसे ही एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में यहाँ पे आपने कर दिया, एचटीटीपी क्लाइंट मॉड्यूल आपने इंपोर्ट कर दिया, यहाँ पे भी इंपोर्ट हो गया, ठीक है? और क्रिएट करनी है एपीआई, आपको सर्विस क्रिएट करनी है, सर्विस क्रिएट एपीआई सर्विस क्रिएट करने के लिए आपकी कमांड रहती है एनजी जनरेट सर्विस, और एपीआई करके आप सर्विस क्रिएट कर सकते हो। और सर्विस क्रिएट करने के बाद आपकी ऐसी सर्विस बनेगी, उसमें आपकी बेस यूआरएल रहेगी, जो भी आप जहाँ जो जिस एपीआई को भी आपको हिट करना है उसकी बेस यूआरएल बनती है, और उसको बेस यूआरएल को एक्सेस करने के लिए आपको एक एचटीटीपी क्लाइंट करके प्रोटोकॉल, एचटीटीपी क्लाइंट करके लगता है। एचटीटीपी क्लाइंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको अगर यूआई पे एक्सेस करनी है, कुछ भी एचटीटीपी का अगर वर्क करना है, तो आपको एचटीटीपी क्लाइंट लगता ही लगता है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि हम किस टाइप का एचटीटीपी प्रोटोकॉल यूज़ कर सकते हैं, यूज़ करते हैं, तो एचटीटीपी क्लाइंट बताना है, ठीक है? तो यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे उन्होंने गेट पोस्ट करके किया है, और यहाँ पे एचटीटीपी डॉट करके उसकी यूआरएल पे एक्सेस करके पोस्ट किया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे हमने हमारी एपीआई को, जैसे यूआरएल हमने कैसे यूज़ की हमारी एपीआई की, ठीक है? एंगुलर एप्लीकेशन में। और अभी यहाँ पे हमने कंपोनेंट को कॉल कर दिया, तो अभी हमने सर्विस पे तो काम किया, सर्विस पे हमने यूआरएल पे फेच करके हमने कुछ डेटा पोस्ट भी कर दिया, हम डेटा लेके भी आया समझ लो। बट हम जो भी हमारी सर्विस को हम कॉल करेंगे, हमारे एपीआई हमारे कंपोनेंट में हम कॉल करेंगे, तो कॉल करने के लिए एपीआई सर्विस को हमें इंपोर्ट करना होता है। इंपोर्ट करने के बाद हमें वो सर्विस हमें कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें इंजेक्ट करना पड़ता है, तो इंजेक्ट करने के बाद हम सब्सक्राइब करके उसकी डेटा हम फेच कर सकते हैं, ठीक है? और पोस्ट कर सकते हैं, फेच कर सकते हैं, जो भी आपको करना है वो आप कर सकते हो, ठीक है? तो हो गया, और एप्लीकेशन टेस्ट करो एनजी सर्व करके, बस। तो यही हमारे बेस के क्वेश्चन आज खत्म होते हैं दोस्तों, और यही इंपॉर्टेंस